नमस्कार। आज जिस विषय को लेके मैं आपके सामने आया हूँ, उसको बनाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक से एक नायाब स्टार्स पैदा हुए हैं हर क्षेत्र में, जैसे मसलन दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, जे.आर.डी. टाटा, धीरू भाई, डॉक्टर कलाम, नरेंद्र मोदी, मदर टेरेसा, बी.आर. अम्बेडकर, मिल्खा सिंह, कपिल देव, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, और भी आप ले लीजिए। पर एक शख्स को मैं इन सब से बहुत ऊपर रखता हूँ, और वो मैं इसलिए रखता हूँ कि वो वाकई एक अलग किस्म के हैं। मैं उनके बारे में बहुत पिछले 5 साल से बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की और जानकारी है, जबकि आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि उनके बारे में सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, विकिपीडिया में, गूगल पे बहुत कम नॉलेज है, या वीडियोस हैं या राइटअप्स हैं। इन सब से जो महान आदमी हैं उसके बारे में नाम लेने से पहले आप लोग गेस कर रहे होंगे कि मैं किसका नाम लूँगा। मैं उनका नाम लेने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ना मैं सिंगर हूँ, ना मुझे कोई म्यूज़िक की तालीम है, हासिल है, या कोई सेंसिबिलिटी है। और मैं जिस आदमी के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, उनका नाम है द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी। ये नाम लेने से पहले कान को छू लेना ज़्यादा बेहतर होता है कि ये इतने महान शख्सियत थे कि इनके बारे में कुछ भी बोलना, एक वो जो कहावत है कि सूरज को दिया दिखाना है। पर मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, और बड़े विश्वास के साथ, और कहीं मैंने सुनी या पढ़ी थी कि महान शख्सियत की तारीफ़ करना भी उनकी शान में गुस्ताखी होता है। तो मैं ये गुस्ताखी करने की जुर्रत कर रहा हूँ। और ये जुलाई का महीना चल रहा है, आने वाली 31 तारीख को पूरे 45 साल हो जाएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब को गुज़रे हुए। और 45 साल में उनका जो, कह लीजिए, जो उनका इल्म था, जो उनकी आर्ट थी, जो उनकी सिंगिंग थी, कोई भी उसके पास 5 या 7 या 8% भी नहीं पहुंच पाया। आप देख लीजिए, जितने नाम मैंने लिए हैं उनको कहीं ना कहीं उनसे बेहतर इंसान मिलेंगे। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई, जे.आर.डी., मोदी जी, मदर टेरेसा, मिल्खा सिंह, कपिल देव, महात्मा गांधी, टैगोर, इनमें किसी को ले लीजिए, इनका कोई ना कोई सानी ज़रूर हुआ है, या इनसे बेहतर, या इनके टक्कर का, या इनसे कम। पर मोहम्मद रफ़ी के बराबर कोई नहीं आया। और कितने सिंगर आए गए, कितने हैं, कितने अभी और आएंगे। 45 साल तो हो गए उनको गुजरे हुए, अभी पता नहीं कितने साल और गुजरेंगे। जो वो, मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा कोई गायक आएगा जो उनके आसपास भी जा सके। और वो क्यों महान थे, नॉट ओनली इन सिंगिंग, बट जितने भी आप वीडियोस देखेंगे, जितना भी आप उनके बारे में स्टडी करेंगे, आप पाएंगे कि लोग कहते हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन इंसान भी थे, उम्दा किस्म के शख्सियत थे वो। और उसमें उनका जो व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी बनाने में, नो डाउट ही हैड अ वेरी वर्सेटाइल एंड अ वेरी सिल्की एंड अ वेरी गॉडली वॉइस। बट मैं उनको एक अच्छा इंसान बनाने के पीछे, उनकी गायकी के अलावा जिन लोगों को थोड़ा सा सम्मान देना चाहता हूँ, वो है उस समय के लिरिक्स राइटर। उन्होंने रफ़ी साहब को राइट फ्रॉम सन 45 से लेके सन 80 तक बेहतरीन गाने दिए। आप कभी भी रफ़ी साहब की रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या नहीं उन्होंने गाया है। भजन एक से एक, गज़ल्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग, बड़ी महारत थी उसमें उनकी, रोमांटिक सॉन्ग्स,
डुएट्स उन्होंने इतने गाए हैं, आशा के साथ सबसे ज़्यादा गाए हैं, फिर लता, फिर सुमन कल्याणपुर, ये कैटेगरी में हैं। कव्वालियाँ, देशभक्ति के गाने, सूफियों के गाने, बर्थडे के गाने, क्लासिकल, रॉक और न जाने कितनी अदर भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। एक उनके बारे में मैंने पढ़ा था जो कि 1969 में उनको हज जाने का मन हुआ और वो हज पे चले गए। हज पे रहे वो 1 डेढ़ महीना। वहाँ पे कुछ मौलवियों और कुछ इमामों ने उनको ये बताया कि गायकी इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो वो बड़ा डिप्रेशन में आ गए इस बात को लेके कि मैं अभी तक गुनाह कर रहा था। तो उन्होंने 2 साल ब्रेक लिया। 2 साल सोच के नहीं लिया, उन्होंने ब्रेक लिया और वो इंग्लैंड चले गए अपने भाई और अपने बेटे के पास। और वहाँ करीब 1.5-2 साल रहे, घूमे फिरे, रेस्ट किया। लेकिन उन्होंने इस दौरान कभी अपना रियाज़ बंद नहीं किया। और फिर बाकी फैमिली वालों ने समझाया कि इस्लाम में ये भी लिखा है कि जिस काम में आपको हुनर है, जिस काम में आपको मास्टरी है, वो आप लगातार करते रहिए। और बस वो ऐसा हो कि उससे दुनिया को सुख शांति मिले। और गायकी तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई किसी को भी, म्यूज़िक इज़ द वे ऑफ लाइफ, आई वुड से। इफ़ यू रियली वांट टू लिव एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ, देन प्लीज़ लिसन टू म्यूज़िक। 69 और 70 में एक दौर आया जब वो इंग्लैंड में थे, जब यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। ये बात और है, किशोर कुमार उससे पहले से गा रहे थे, 50s में भी थे, 60s में भी थे, पर उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी क्योंकि ओनली वन मैन वाज रूलिंग द एंटायर म्यूज़िक इंडस्ट्री, दैट वाज मोहम्मद रफ़ी। अनूप जलोटा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर सारे गायकों का दरबार लगाया जाए तो उसके शहंशाह मोहम्मद रफ़ी होंगे। तो उस वक़्त एक ऐसा दौर आया कि जिस वक़्त वैक्यूम हुआ तो कुछ ऐसे सिंगर्स की तलाश थी जो रफ़ी साहब को थोड़ा सा रिप्लेस कर सकें। जो उन लोगों ने उनमें बहुत हेल्प की उसमें थे 4-5 लोगों के नाम मैं ख़ास लूँगा, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, शक्ति सामंत और प्रमोद चक्रवर्ती। और इन चारों ने ही देखा जाए तो किशोर को द किशोर कुमार बनाया। इन दोनों में कभी कोई मुकाबला नहीं करना चाहिए। और आपको अगर ज़रा भी म्यूज़िक की सेंस है तो इतना समझ लीजिए कि किशोर कुमार खुद बोल चुके हैं। एक वाक़या याद आया मुझे कि फिल्म फेयर ने उस वक़्त एक कॉन्टेस्ट कराने की कोशिश की कि देखें हु इज़ बेटर इन रफ़ी एंड किशोर। तो उस ज़माने में जब मैगज़ीन सब फिल्म एक्टरों के घरों में जाया करती थी, तो जब किशोर कुमार जी के घर पे वो मैगज़ीन पहुंची फिल्म फेयर, और जब उन्होंने देखा कि ये एक कॉन्टेस्ट है वोटिंग के ज़रिए, तो उन्हें बहुत गुस्सा आई। उन्होंने ड्राइवर से कहा फ़ौरन गाड़ी निकालो, और वो लुंगी पहने हुए और कुर्ता पहने हुए फिल्म फेयर के ऑफिस में गए और बहुत ज़ोर से गुस्सा किया। और एडिटर को बुला के बोले कि आपको क्या अकल है, क्या गाने की तमीज़ है आपको, आप एक मैगज़ीन के एडिटर हैं, आपने ये कॉन्टेस्ट करा कैसे दिया। तो बोले आई एम सॉरी सर। बोले आपको पता है किशोर कुमार एक गाने को 5 तरीके से गा सकता है और रफ़ी साहब उसी गाने को 25 तरीके से गा सकते हैं, ये फ़र्क है उनमें। किशोर कुमार इज़ नॉट अ ट्रेंड सिंगर, ये किशोर कुमार बोल रहे हैं। रफ़ी साहब इज़ अ ट्रेंड, उन्होंने तालीम हासिल की है गायकी की। तो बहुत नाराज़ हुए, तो बोले बंद करिए तो कॉन्टेस्ट। खैर कॉन्टेस्ट तो बंद किया। बोले अभी तक कितने लेटर आए हैं? बोले उसमें सर 490 आ चुके हैं अभी तक जवाब। बोले चलिए इसे पब्लिश मत करिएगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रा बताइए, देखूँ मैं। अब किशोर कुमार को भी मन था कि ज़रा देख लें। तो बोले सर 490 में 480 तो मोहम्मद रफ़ी के नाम पे गए हैं, 5 ने कहा है दोनों, और 5 ने कोई जवाब नहीं दिया। ये रेशियो। बोले अब आपकी समझ में आ गया कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। खैर बहरहाल उस वक़्त 70s में बहुत सी फ़िल्में बननी शुरू हुई जिसमें आराधना थी। आराधना वॉज द मूवी इन विच
किशोर कुमार गॉट द फाइनेस्ट एंड एक ऐसा ब्रेक मिला जिससे उसके बाद वो आगे ही रहे। किशोर कुमार बहुत अच्छे सिंगर थे, आवाज़ में बहुत खनक है, बहुत बढ़िया है, बट क्लासिकल में उनको उतनी मास्टरी नहीं थी। यानी कि अगर आपने एक फ़िल्म देखी है रागनी, उसमें किशोर कुमार सितार लेके एक गाना गा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, लिप सिंक कर रहे हैं, लेकिन उसको गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, क्योंकि वो क्लासिकल था। तो ऐसे हज़ारों किस्से हैं जिसमें किशोर कुमार बन गए। इन दोनों में कभी कोई कंपटीशन नहीं था, बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट कई हज़ारों किस्से हैं जो मैं इस वक्त कम वीडियो में बता नहीं सकता। एक था कि हाथी मेरे साथी के सारे गाने किशोर कुमार ने गाए थे, और एक गाना था जिसको किशोर कुमार ने खुद कहा कि आप ये गाना रफ़ी साहब से गवाइए, मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ आ ही नहीं पाएगी और जस्टिस नहीं होगा गाने के साथ। वो गाना था नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में। जब रामू हाथी मर जाता है लास्ट में, तो हॉल से लोग रोते हुए निकले हैं, ये एक सिचुएशन थी। तो ये कई ऐसे किस्से हैं, मुझे बहुत से उनकी दरिया दिली, उनकी सोच, उनके रियाज़, उनके बातचीत, उनके इंटरव्यू, बहुत कम बोलते थे, बहुत धीरे बोलते थे। हाँ, एक किस्सा मुझे अब एक याद आया है, मैं ख़त्म करने से पहले ये किस्सा आपके साथ बताना चाहता हूँ कि एक बार रोशन के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। फ़िल्म थी ताजमहल। गाना था जो बात है तुझ में तेरी तस्वीर में नहीं, और उसके म्यूज़िक थे, डायरेक्टर थे रोशन, और उस दिन वो स्टूडियो में अपने छोटे बेटे राजेश रोशन को भी ले आए थे। तो राजेश रोशन बड़ा एक्साइटेड था कि मैंने मोहम्मद रफ़ी को सुना है, कभी देखा नहीं है। तो रफ़ी साहब अमूमन जब आते थे तो सिंगर रूम में बैठे और बातचीत करनी शुरू की, और काफ़ी देर रोशन से बात करते रहे, रियाज समझाते रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर वो एक अपने साथ केटल लाते थे, घर की बनी हुई चाय, उसको चाय पीने, गाने से पहले वो चाय पीते थे ताकि गला बिल्कुल क्लियर हो। तो जब अपने रिकॉर्डिंग रूम में गए तो राजेश रोशन ने अपने पिता राजेश रोशन से कहा, ये मोहम्मद रफ़ी हैं? बोले हाँ, यही मोहम्मद रफ़ी हैं। बोले, ये तो आवाज़ देखी कितनी अजीब टाइप की आवाज़ है, ये कैसे कैसे गा लेते हैं ऐसे? तो उन्होंने कहा बेटा एक बार इनको माइक पर जाने दो, तुमको दूसरा आदमी दिखाई देगा। और वो गाना जब रिकॉर्ड हो गया और बाहर निकले, तब राजेश रोशन को इस समझ में आया कि बातचीत में व्यक्ति कैसा होता है और माइक पर कैसा होता है। वो इसलिए बहुत विनम्र थे, कम बोला करते थे, कम जवाब दिया करते थे, जिससे बहुत धीरे बोलते थे। उनका कोई इंटरव्यू 3 या 5 मिनट से ज़्यादा का आपको मिलेगा ही नहीं। एक और किस्सा याद आया, अमीन सयानी जी उनसे बहुत साल पीछे पड़े रहे, क्योंकि अमीन सयानी बिना का गीत माला प्रेजेंट किया करते थे, और उसमें रफ़ी साहब के सब गाने टॉप में आते थे, सरताज गीत बनते थे। तो उन्होंने कहा रफ़ी साहब आपका एक इंटरव्यू करना है। तो रफ़ी साहब बोले क्या इंटरव्यू में, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? बोले नहीं, आपसे एक इंटरव्यू करना है। तो वो वैसे हुआ नहीं कभी रिकॉर्ड, ये अमीन सयानी जी ऑन कैमरा खुद बोल के गए हैं। तो बोले अच्छा आप एक काम करिए, आप ऐसे सवाल पूछिएगा जिनका जवाब मैं गानों से दे सकूँ। तो बोले ये कौन सी बात हुई? बोले बस मैं गाना गा के ही जवाब दूंगा। पर वो कभी हुआ नहीं, और काश के वो हो जाता। तो बहुत कम बोला करते थे, और आवाज़ के टोन के बारे में कुछ भी कहना एक तरीके से, मेरी ज़िंदगी में मोहम्मद रफ़ी का जब से मैंने होश संभाला है, मुझे बहुत प्रिय थे। उनके सब गाने मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते थे, और जब एक वक़्त पे आके मैंने जब इसको बहुत रियलाइज़ किया तो मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और उनकी पड़ोसी थी लाहौर में, और रफ़ी साहब को वो जानती भी थी, और बहुत करीब से पड़ोसी थे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुझे रफ़ी साहब के प्रति इतना लगाव बिकॉज़ ऑफ दी डीएनए में मिला है। मेरी मम्मी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और सब गाने नोट किया करती थी, और इसलिए मैं रफ़ी साहब के बारे में बहुत ही रिसर्च करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आने वाले कुछ दिनों में मेरा मन है कि मैं
मुंबई जाऊं मोहम्मद रफ़ी साहब के घर, उनकी कब्र में दुआ करूं, मिट्टी हो सके थोड़ी ले आऊं, क्योंकि ये वो किरदार है जिसने मुझे अभी तक रोज़, और कोई दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन रफ़ी साहब का कोई गाना, एक तो छोड़ दीजिए 10-12 कान में ना पड़े। सुबह उठते ही मेरी बेगम साहिबा एफएम ऑन कर देती हैं, और वो भी सिर्फ एक ही चैनल विविध भारती, और रात को 11 बजे वो बंद होता है। तो दिन भर में कम से कम 10-15 गाने रफ़ी साहब के मेरे कान में पड़ जाते हैं, और मेरा मूड उसी वक़्त एकदम से दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो रूहानी तौर पे मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जब भी मैं कभी भी ऑफ़िस में, कॉलेज में, या किसी वक़्त मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, तो मैं कोई ना कोई उनका गाना सुन लेता हूँ, और अचानक मुझे लगता है कि यस, थिंग्स आर गुड। तो ये छोटा-सा था, मैं अगली बार आपके सामने एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें रफ़ी साहब के हर जॉनर के, जैसे भजन, गज़ल, रोमांटिक, सैड, कव्वाली, डुएट्स, पैट्रियोटिक, सूफ़ी, बर्थडे, क्लासिक, रॉक, इनके हर जॉनर के 5-5 गाने आपको सुनाऊँगा और दिखाऊँगा, और बताऊँगा उन पाँचों गानों में क्या ख़ासियतें हैं। और पाँचों मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। मैं काफ़ी, मेरे पास डायरियाँ भरी पड़ी हैं उनके वीडियोज़, ऑडियोज़, मेरे दोनों कंप्यूटर्स में बहुत सारा मटेरियल है। मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, और किन-किन से उनकी बड़ी दोस्ती थी, कैसे बहुत से किस्से हैं, वो किस्से तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। मैं कोई नई चीज़ नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि रफ़ी साहब के हर जॉनर के, हर लहज़े के 5 बेहतरीन गाने कौन-से हैं जो ऑल टाइम हैं। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए, छोटा-सा वीडियो था, शायद आपको पसंद आए। तो थैंक यू, नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।